डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। वक्फ संशोधन कानून पर 3 दिनों तक चली बहस पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को लगाई कड़ी फटकार। कर्नाटक के मंत्री ने कहा, सरकार के इशारे पर चल रही हैं जांच एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट has time and again said that ED is being misused. This should not happen. So it is in the public domain. वाशिंगटन में यहूदी म्यूजियम के बाहर गोलीबारी, इसराइल के 2 राजनयिकों की हत्या। At approximately 9:08 p.m. tonight, we received multiple calls for a shooting in the area of 3rd Street. होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अंशिता। पहलगाम हमले को 1 महीने होने पर कांग्रेस ने पूछे सवाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, सरकार की प्राथमिकता आतंकवादियों को पकड़ने की होनी चाहिए, न कि सांसदों को दूसरे देशों में भेजने की। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के दावे को भारत ने किया खारिज। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बोले, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान से करेंगे सीधी बात, किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं। मेडिकल संस्थानों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। अब नीट पीजी में संस्थानों को देनी होगी फीस डिटेल्स। सीट ब्लॉक करने पर लगेगी पेनल्टी। स्टूडेंट्स सिर्फ 2 राउंड ही कर सकेंगे काउंसलिंग। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े कथित करप्शन का है मामला। 5 अन्य लोगों के खिलाफ भी जारी हुई चार्जशीट। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान की वजह से कम 14 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने यूपी के 47 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। दिल्ली और एनसीआर में भी आंधी तूफान से हुआ काफी नुकसान। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम रोक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पिछले 3 दिनों से चल रही बहस पूरी हो गई है। सुनवाई पूरी होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने संशोधित वक्फ कानून का विरोध करने वालों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक सिंघवी और केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें लगातार 3 दिनों तक सुनी। याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून को गैर संवैधानिक बताया और तर्क दिया कि ये गैर न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वक्फ पर कब्जा करने का साधन बन जाएगा। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून के पक्ष में जोरदार तरीके से बचाव किया। और एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को एक बार फिर कड़ी फटकार लगाई है। तमिलनाडु सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी सभी सीमाएं लांघ रहा है। इस फटकार के साथ ही कोर्ट ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन यानी टेस्मैक के खिलाफ ईडी की जांच और छापेमारी पर भी रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश ने ईडी के प्रतिनिधि को यहां तक कह दिया कि आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं अंशिता। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की बेंच तमिलनाडु राज्य और तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन यानी टेस्मैक की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं पर ही ईडी को नोटिस जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि ईडी संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल भी उठाया कि वो टेस्मैक पर कैसे छापा मार सकता है। ईडी ने टेस्मैक पर 1000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का भी आरोप लगाया, जिसमें कहा गया है कि शराब कंपनी ने शराब की आपूर्ति के ऑर्डर हासिल करने के लिए कैश दिया है। ईडी ने जब छापेमारी की तो टेस्मैक ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ईडी की जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी, जिसके बाद टेस्मैक ने आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सीजेआई गवई ने एएसजी से पूछा कि निगम के खिलाफ अपराध कैसे बनाया गया। ये भी पूछा कि आप व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निगम के खिलाफ आपराधिक मामला कैसे दर्ज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद डीएमके के प्रवक्ता सर्वानंद अन्नादुराई कहते हैं, Absolutely, that is what they are doing. It is farcical. This FIR in the TASMAC. सर्वानंद अन्नादुराई कह रहे थे कि तमिलनाडु राज्य विपणन निगम लिमिटेड मामले में ये एफआईआर हैरान करने वाली है। वो 50 एफआईआर को एक साथ मिला रहे हैं क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को केवल तभी अधिकार क्षेत्र मिलता है जब मामला 40 लाख रुपए या उससे ज्यादा का हो। समझ में नहीं आता कि आखिर ये इतना नीचे क्यों गिर रहे हैं।
ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियों पर अक्सर राजनीतिक विद्वेष से काम करने के आरोप लगते रहे हैं और इन एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार फटकार लग चुकी है। लेकिन आज ही ईडी के अधिकारियों ने पीएमएलए कानून के तहत कर्नाटक में कई जगहों पर छापेमारी की। जिन लोगों के यहां छापेमारी की गई है, उन पर कथित तौर पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर राव के खातों में फर्जी तरीके से लेन देन के आरोप हैं। कर्नाटक सरकार में मंत्री ईश्वर खांड्रे ने इस पर कहा है कि बीजेपी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। It's all ED, CBI, IT, everything being misutilized by central government. Everybody knows about it. Even the Supreme Court. वहीं एक अन्य मामले में ईडी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से भी झटका लगा है। हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को जमानत देते हुए ईडी को फटकार लगाई। ईडी ने जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था, सीबीआई पहले ही उन्हें उसी मामले में गिरफ्तार कर चुकी थी और जमानत भी मिल चुकी थी। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक यहूदी संग्रहालय के बाहर इस्राएली दूतावास के 2 कर्मचारियों की एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हमलावर फलस्तीन की आज़ादी के नारे लगा रहा था। ये गोलीबारी स्थानीय समय के मुताबिक रात 9:05 पर उस क्षेत्र में हुई जहां FBI के क्षेत्रीय कार्यालय समेत कई पर्यटक स्थल, संग्रहालय और सरकारी इमारतें हैं। और जानकारी के साथ हैं आंचल। वॉशिंगटन डीसी स्थित यहूदी संग्रहालय में चल रहे एक कार्यक्रम में शामिल होकर जैसे ही लोग बाहर आए, तभी उन्हें गोली मार दी गई। हमलावर को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। वॉशिंगटन डीसी की मेट्रोपॉलिटन पुलिस की प्रमुख पामेला स्मिथ ने बताया कि गोलीबारी करने के बाद वो हमलावर संग्रहालय के अंदर गया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया। At approximately 9:08 p.m. tonight, we received multiple calls for a shooting in the area. स्मिथ बता रही थे कि हिरासत में लिए गए शख्स का नाम एलियास रोड्रिगेज है। गोलीबारी से पहले इसे संग्रहालय के बाहर घूमते हुए देखा गया था। 30 वर्षीय रोड्रिगेज शिकागो का रहने वाला है और इसने 4 लोगों पर गोली चलाई, जिसमें से 2 की मौत हो गई। संदिग्ध को लेकर हमारे पास पहले से कोई जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से वो हमारी रडार में नहीं आ सका। उन्होंने बताया कि जिस तरह से ये घटना हुई है, इससे लगता है कि ये एक सुनियोजित हमला था। हिरासत में लिए जाने के बाद हमलावर आजाद फिलिस्तीन के नारे लगा रहा था। इस घटना में मारे गए लोगों की तस्वीरें अमेरिका में इजरायली दूतावास ने सार्वजनिक कर दी हैं। अमेरिका में इजरायल के राजदूत याहिएल लाइटर ने बताया कि इस गोलीबारी में मारे गए व्यक्ति ने 1 हफ्ते पहले ही एक अंगूठी खरीदी थी और जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी, जिसके लिए वो यरूशलेम जाने वाला था। Couple that was gunned down tonight in the name of Free Palestine. यारोन और सारा हमारे दोस्त और सहकर्मी थे। आज शाम एक आतंकवादी ने यहूदी संग्रहालय में एक कार्यक्रम से बाहर निकलते समय उन्हें गोलियों से मार डाला। उनकी हत्या से दूतावास के कर्मचारी दुखी और स्तब्ध हैं। हमारे पास शब्द नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस घटना पर दुख जताया है और कहा कि ये हत्याएं यहूदी विरोधी भावना से भरी थीं। वहीं इस घटना के बाद दुनिया भर में इजरायली दूतावासों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। आईपीएल 2025 के प्लेऑफ की 4 टीमें पक्की हो चुकी हैं। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स। ये टीमें अगले राउंड में धमाल मचाने को तैयार हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे आईपीएल के इतिहास की उन 5 टीमों की जिन्होंने सबसे ज्यादा प्लेऑफ मैचेस खेले हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है चेन्नई सुपर किंग्स का नाम। ये टीम तो जैसे प्लेऑफ की बादशाह है। सीएसके ने अब तक 26 प्लेऑफ मैचेस खेले हैं, जो आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा हैं। 5 बार चैंपियन बनने वाली ये टीम आखिरी बार 2023 में प्लेऑफ में नजर आई थी, लेकिन 2024 और 2025 में धोनी की ये सेना कुछ खास नहीं कर पाई। फिर भी सीएसके का जलवा हमेशा बरकरार रहता है। दूसरे नंबर पर है मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली इस टीम ने 20 प्लेऑफ मैचेस खेले हैं। 5 आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली मुंबई पिछले साल तो लीग स्टेज में ही बाहर हो गई थी, लेकिन 2025 में वापसी करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई। एमआई का रिकॉर्ड बताता है कि जब बात बड़े मैचों की आती है
तो ये टीम पीछे नहीं हटती। तीसरे नंबर पर दो टीमें हैं। पहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जिसने 15 प्लेऑफ मैचेस खेले हैं। भले ही आरसीबी मुंबई से थोड़ा पीछे हो, लेकिन फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं। पिछले साल भी आरसीबी ने प्लेऑफ में एंट्री की थी और 2025 में वो टॉप 4 में है। मगर अफसोस, उसका ट्रॉफी का सपना अभी तक अधूरा है। क्या इस बार विराट कोहली की टीम इतिहास रचेगी? कोलकाता नाइट राइडर्स भी 15 प्लेऑफ मैचेस के साथ इस लिस्ट में है। 2024 में खिताब जीतने वाली केकेआर ने कुल 3 ट्रॉफीज अपने नाम की हैं, लेकिन 2025 में वो बात नहीं दिख पाई। फिर भी केकेआर का प्लेऑफ रिकॉर्ड शानदार है और उनके फैंस हमेशा उससे उम्मीद लगाए रहते हैं। लिस्ट में 5वां और आखिरी नाम थोड़ा चौंकाने वाला है और वो नाम है सनराइजर्स हैदराबाद का। इस टीम ने 14 प्लेऑफ मैचेस खेले हैं। 2024 में फाइनल तक पहुंचने वाली हैदराबाद 2016 में चैंपियन भी बनी थी, मगर इस सीजन में वो अपनी लय बरकरार नहीं रख पाई। फिर भी इतिहास में उसका नाम टॉप 5 में होना अपने आप में बड़ी बात है। तो ये थी आईपीएल की टॉप 5 टीमें जिन्होंने प्लेऑफ में सबसे ज्यादा बार हिस्सा लिया। अब देखते हैं कि इस साल कौन सी टीम आईपीएल की ट्रॉफी उठाकर इतिहास रचने का काम करती है। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।